और इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर ले हिमाचल प्रदेश से, जहां पर नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम होंगे। आलाकमान से अब रास्ता साफ हो चुका है। सुक्खू ने राज्यपाल को विधायकों के समर्थन का पत्र भी सौंप दिया है। कल सुबह 11 बजे दोनों अपने अपने पद की शपथ लेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, प्रतिभा सिंह जो लगातार कोशिश में थी, फिलहाल उनको मायूसी हाथ लगी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। इन दोनों के पास विधायकों के सबसे ज्यादा नंबर थे और अब एक मुख्यमंत्री तो दूसरे डिप्टी सीएम बनेंगे। राज्यपाल को विधायकों के समर्थन पत्र सौंपा है और सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। तो ये तस्वीर जो है साफ हो गई है। हिमाचल प्रदेश में अंदर खाने से 3 नामों को लेकर मुख्यतः चर्चा थी, जिसमें प्रतिभा सिंह का भी नाम था, मुकेश अग्निहोत्री जिन्हें बाद में प्रतिभा सिंह ने समर्थन दिया था, उनके गुट ने भी समर्थन दिया था, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जिनको लेकर कहा जा रहा है कि तकरीबन 25 विधायकों के समर्थन इन्हें मिला हुआ था और आला कमान की भी पसंद थे। लिहाजा अतिरिक्त विधायकों के समर्थन और आला कमान की पसंद होने के चलते इन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। सुबह 11 बजे कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल से मुलाकात हो गई है, उन्हें चिट्ठी जो है वो सौंप दी गई है समर्थन पत्र वाली, और सुबह 11 बजे से हिमाचल प्रदेश में एक नए दौर की शुरुआत होगी। प्रतिभा सिंह भी इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुई। बातचीत में कहा कि आलाकमान ने जो भी फैसला किया है वो हमें मंजूर है। फिलहाल 4 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का व्यक्तिगत तौर पर आभारी हूं कि मैं एक आम परिवार से उठकर मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। और जब भी मैं जीवन के जिस काल में पहुंचा, मुझे एनएसयूआई का अध्यक्ष राजीव गांधी जी ने बनाया, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया, और गांधी परिवार ने मुझ पर जो एक साधारण परिवार से उठकर राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है, उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस योगदान के लिए मैं उनका व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करता हूं। और हिमाचल की जनता का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई है, जो वादे हिमाचल की जनता से हमने किए हैं, उन वादों को अक्षरशः लागू करने का दायित्व और जवाबदेही मेरी है। इस दृष्टिकोण से भी हमें आगे जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना है। एक बात हमने कही थी, हम सत्ता के लिए नहीं चाहते हैं, हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए लाए हैं। कुछ समय दीजिए, हमें परिश्रम करना है, हमें संघर्ष करना है, और उसके बाद एक नई सोच के साथ, एक नई व्यवस्था के साथ हिमाचल प्रदेश को हिमाचल की भोली वाली जनता के साथ एक सुंदर प्रदेश और स्वच्छ प्रदेश और ईमानदार प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाना है। सर, आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूं सर, इमोशनल हो गए, क्या कहना चाहेंगे सर? सुखविंदर सर इमोशनल हो गए सर, आंखों में आंसू। देखो, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 17 साल की उम्र में मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। कॉलेज के सीआर से लेकर फिर गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में मैं जनरल सेक्रेटरी बना, प्रेसिडेंट बना। एनएसयूआई का मैं डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी रहा। एनएसयूआई से मेरी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की राजनीति शुरू हुई और उसके बाद मुझे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। मैंने परिवार में कोई राजनीतिक जीवन में कोई राजनीति में था ही नहीं, और उसके बाद मुझे जब मैं यौवन काल में आया तो युवा कांग्रेस का राज्य का अध्यक्ष बनाया गया और 10 साल में प्रदेश का अध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद मैं विधायक बना, काउंसलर रहा मैं शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 बार। राजनीतिक जीवन मैंने ग्रास रूट से शुरू किया, फिर मैं विधायक बना, विधायक बनकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। इससे बड़ा फख्र मुझे और क्या हो सकता है कि इस पार्टी ने जो मुझे दिया है उसको मैं कभी जीवन भर में भूल नहीं पाऊंगा। और यहां पर आपने संभावित मुख्यमंत्री को सुना जो कल शपथ लेने वाले हैं। ललित शर्मा हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए। ललित, अब ये क्या हम कह सकते हैं कि हिमाचल कांग्रेस में ऑल इज वेल, क्योंकि सभी नेताओं ने कह दिया आला कमान जो कुछ कहेगा वही माना जाएगा। कल सुबह शपथ ग्रहण समारोह भी है, या अभी भी अंदर खाने
कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं पड़ रहा इस जश्न की तस्वीरों के बीच में। देखिए शुभांकर, सबसे पहले तो यथार्थ यही है कि अब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है वो हिमाचल के नए मुख्यमंत्री हैं। वहीं पर अगर हम बात करें डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री होंगे। लेकिन जिस तरह से आपने सवाल किया कि क्या कांग्रेस के अंदर ऑल इज वेल है, तो फिलहाल जिस तरह से बाहर नजर आ रहा है कि ऑल इज वेल वो जरूर है, लेकिन अगर हम एक खेमे की बात करें तो जरूर नाराजगी अंदर खाते जरूर है। खास तौर पर खुलकर मीडिया के सामने जरूर जो प्रतिभा कैंप है वो नहीं बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्हें उम्मीद थी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 4 दशकों तक कांग्रेस को हिमाचल पे जिंदा रखा, उन्हें कांग्रेस को लीड किया और ये पहला ऐसा चुनाव था जो वीरभद्र के चेहरे पर नहीं लड़ा गया, कलेक्टिव लीडरशिप पर लड़ा गया। और इस चुनाव के जीतने के बाद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को नया मुख्यमंत्री है वो चुन लिया गया है। पिछले अगर हम 36 घंटों की बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री पद के लिए खींचोतान है वो चल रही थी, लेकिन पार्टी आला कमान पहले से ही जो सिग्नल है वो दे चुकी थी, क्योंकि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास विधायकों का नंबर था। उसके साथ साथ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है, छात्र जीवन भी उनका राजनीति से शुरू हुआ था और धीरे धीरे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप है तमाम सीढ़ियों को चढ़ते हुए आज वो इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। नहीं ललित, ये सारी बातें तो उन्होंने बता दी। अब जरा ये बताइए कि जश्न के ढोल नगाड़ों की जो आवाज है इसके बीच में कांग्रेस कितनी प्रसन्न है और कौन कौन से नेता हैं जो आने वाले हैं। और एक बात हमने क्या मिस कर दी, क्योंकि शुक्रिया अदा जो किया गया था सुखविंदर सिंह जी की तरफ से, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम लिया गया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का शुक्रिया शायद सुनाई नहीं पड़ा। क्या मैंने मिस कर दिया? इस बात का अब तक जिक्र नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के नए अध्यक्ष और उनकी अगुवाई में ये पहली बड़ी जीत है। शुभांकर, बिल्कुल अगर हम बात करें, हमने भी इस बात को फिलहाल नहीं सुना है, लेकिन खास तौर पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है वो बहुत क्लोज है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जाने जाते हैं और इसी का फायदा है कहीं ना कहीं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिला है। जिस तरह से ढोल की जो थाप है वो सुनाई दे रही है, चाहे नौदौन हो। उसके साथ साथ आपको एक तस्वीर में जरूर दिखाना चाहूंगा, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कांग्रेस दफ्तर है हिमाचल का, जो अब बिल्कुल दुल्हन की तरह इस वक्त सज चुका है। बिल्कुल लड़ियों के तरह इसे सजा दिया गया है और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, क्योंकि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है काफी लंबे समय तक है हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं, उसके साथ साथ वो हिमाचल युवा जो अध्यक्ष है वो रहे हैं, काउंसलर रहे हैं, छात्र जीवन से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। बहुत ही साधारण परिवार से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आते हैं। ठीक है ललित, आप लगातार नजर बनाए रखिए और आपके पास हम आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं गुजरात का। गुजरात में भी तय हो गया है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल होंगे और भूपेंद्र पटेल का नाम जो है वो सभी विधायकों ने सहमति से स्वीकार कर लिया। मगर भूपेंद्र पटेल ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार में जो पहले कैबिनेट थी उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। ये एक बड़ी बात जो है ये कही गई है। साथ ही अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बात कही जा रही है। 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगे और इस बार की कैबिनेट में कौन कौन होगा इससे भी देखना, समझना, जानना जरूरी है। इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। शुक्रवार को ही राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल पेश हुआ और अगले ही दिन गुजरात में विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर अगला कदम बढ़ाने के संकेत दे दिए। नेताओं ने बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अब आपकी सरकार बनी, विधायक दल का नेता चुना गया। शपथ ग्रहण के बाद क्या पहली कैबिनेट की बैठक में यूसीसी को लेकर आया जाएगा? नहीं, वो तो बना दिया गया ही, हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी
उसके तरह ऊपर काम करेंगे हम। साफ है कि जिस यूसीसी को बीजेपी ने संकल्प पत्र का हिस्सा बनाया, चुनाव प्रचार में जिस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, आने वाले दिनों में उस पर सियासत गरमाएगी। यूसीसी को लेकर देश में नई सियासी जंग नजर आएगी। विपक्ष का तो विरोध करने का एक कारण है, वो तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, देश के मुसलमानों में भय फैलाना चाहते हैं, उनको बहकाना चाहते हैं। ये सबके लिए है, केवल ये कोई मुसलमान विरोधी नहीं है। हर कास्ट, हर क्रीड, हर धर्म के ये हित में बिल है, देश के हित में ये बिल है। देखिए, एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, सेंट्रल सब्जेक्ट है। ये पोलराइजेशन करवाने के लिए गुजरात के चुनाव के वक्त वो स्टेट सब्जेक्ट हो इस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया। यही बीजेपी की सरकार है और 2018 में यही प्रधानमंत्री, यही भाजपा की सरकार के लॉ कमीशन ने खारिज कर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू हो सकता है। विरोधी दल लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सवाल उठा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने बीजेपी पर अपना एजेंडा लागू करने का आरोप लगा रहे हैं। आपका कल्चर कल्चर है, मेरा कल्चर कल्चर नहीं है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में सुनिए, शादियां कल्चर है। सुनिए मैं बताता हूँ। देखिए मैडम, 4 शादियों का डेटा सरकार बोल दे, सरकार दे सबसे ज्यादा हिंदुओं की भी सेकंड वाइफ है, मुसलमानों की नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं तो मैं धर्म परिवर्तन करने के लिए आपसे क्यों परमिशन पूछूं बीजेपी से? यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं, डिस्टर्ब एरिया जाके आप लगाते। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते और लव जिहाद के नाम पे आप जुल्म करते। ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है बताइए? अच्छा, कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, चल बीजेपी बताए कि वो विल पावर को छीन लेंगे। लेकिन गुजरात में मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। भूपेंद्र पटेल का कहना है कि पहली ही कैबिनेट बैठक में यूसीसी पर चर्चा होगी। सरकार अपना संकल्प पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगी। इससे पहले गुजरात के नए सीएम के तौर पर एक बार फिर भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लग गई। अहमदाबाद में बीजेपी दफ्तर, कमलम में बीजेपी की अहम बैठक थी। एजेंडा मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाना था। वैसे ये सिर्फ औपचारिकता भर थी। पार्टी पर्यवेक्षक के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा विधायक दल की बैठक में पहुंचे। चंद मिनटों की मीटिंग के बाद बीजेपी ने अपने फैसले पर औपचारिक मुहर लगा दी। कनु देसाई ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव किया और बीजेपी के नए विधायकों ने सर्वसम्मति से कह दिया कि भूपेंद्र पटेल ही नए सीएम होंगे। विधायक दल की मीटिंग में राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा समेत 3 निरीक्षक के साथ साथ बीजेपी संगठन के कई लोग मौजूद थे, जिसमें कनु देसाई के जरिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव पारित किया गया और उसे सर्वसम्मति से बीजेपी के सभी विधायकों ने हामी भरी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और सरकार बनने के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। इधर गुजरात के बाद दिल्ली में जल रही जंग जो है उसकी बात करते हैं। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में बीजेपी उसके पार्षदों को तोड़ने की कोशिश करे। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी की ओर से उनके पार्षदों को रुपयों का लालच दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद क्या मेयर पद के लिए दिल्ली में जोड़ तोड़ वाली सियासत शुरू हो गई है? क्या मेयर पद के चुनाव को लेकर पार्षदों को ऑफर दिया जा रहा है? क्या नए पार्षदों को पद का प्रलोभन देकर अपने पाले में लाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ओर से ऐसे आरोपों का दौर शुरू हो गया है। मेयर पद के चुनाव को लेकर दिल्ली में नई जंग का शोर शुरू हो गया है। सबसे पहला वार बीजेपी की ओर से हुआ है।
जिसने आम आदमी पार्टी पर पार्षदों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया। चुनावी नतीजों के बाद अब इसे मुद्दा बनाया। चुनाव के समय और चुनाव से पहले तो आपने देखा होगा कैश फॉर टिकट मॉडल था, कैश दो टिकट लो, ये मॉडल तो चुनाव से पहले था पार्टी के भीतर उनके। पर एक नया मॉडल आज सामने आया और उस मॉडल का नाम है कैश फॉर टिकट के बाद प्रलोभन फॉर पार्षद, प्रलोभन फॉर पार्षद मॉडल। केजरीवाल का पार्षद नहीं आया उस संख्या में तो केजरीवाल का एजेंट गली गली घूम रहा है, नुक्कड़ नुक्कड़ घूम रहा है, खरीद फरोख्त करने के लिए घूम रहा है। इन आरोपों की पुष्टि के लिए बीजेपी एक महिला पार्षद को सामने लेकर आई। महिला पार्षद ने आम आदमी पार्टी की ओर से आए ऑफर का पूरा किस्सा बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। वो आई थी एजेंट बनके केजरीवाल का और घर आकर उन्होंने कहा 10 मिनट के अंदर वो घर आ गई और उन्होंने मेरे से कहा कि आप मेयर चुनाव में सपोर्ट करें और आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। तरह तरह के प्रलोभन दिए गए। तो मैंने कहा कि आप मेरे से इसकी उम्मीद ना करें क्योंकि हम एक संगठन की बात करते हैं और मैं उस तरह से नहीं कर सकती। बोली आप एक बार विचार कर लो, आप जैसा कहेंगे आगे भी वैसे ही होगा काम। और पद का भी लालच दिया गया। बीजेपी के आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी भी जवाब के लिए सामने आई। आम आदमी पार्टी के 2 पार्षदों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आई। पार्षदों को धमकी का आरोप लगाया। पाला बदलने के लिए बीजेपी पर 50 लाख के ऑफर का आरोप भी लगाया। आदेश गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बाकायदा 100 करोड़ के बजट का जिक्र कर रहे हैं। कह रहे हैं एमसीडी में खरीद फरोख्त करने के लिए 100 करोड़ का बजट है हमारे पास और ये 100 करोड़ का बजट तो मात्र 10 पार्षदों को खरीदने के लिए है। यानी कि एक पार्षद को खरीदने के लिए 10 खोखा भारतीय खोखा पार्टी ने निर्धारित किया। जाहिर है कि आरोपों की ये लड़ाई मेयर पद के चुनाव को लेकर छिड़ी है, जिसे लेकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। वो ये दिखाता है कि उनके नंबर्स भी नहीं है और उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि अपना मेयर बनाएंगे। तो जाहिर तौर पे सबको पता है कि कैसे बनाएंगे। ये तो सही नहीं है। एमसीडी चुनाव के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी थी। बीजेपी ने वीडियो वार के जरिए आप पर कई आरोप लगाए थे। अब एमसीडी के नतीजों के बाद दोनों पार्टियों में नई जंग शुरू हो गई है। मेयर पद के चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी पर लगातार बीजेपी पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि वो खरीदने की कोशिश कर रही है, मगर उधर कांग्रेस है जो आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पार्षदों को तोड़ने की भरसक कोशिश कर रही है। कांग्रेस ये आरोप इसलिए भी लगा रही है क्योंकि कांग्रेस के 2 पार्षद कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में चले गए। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद वापस वो कांग्रेस में आए और आम आदमी पार्टी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, मगर इससे बैठे बिठाए कांग्रेस को मौका मिला। आम आदमी पार्टी पर अब कांग्रेस निशाना साधा है। कहां तो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी उसके पार्षदों पर डोरे डाल रही है, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है, उन्हें खरीद लेना चाहती है, और कहां आम आदमी पार्टी पर ही आरोप लगने लगे कि वो कांग्रेस के पार्षदों को तोड़ रही है। देखिए, ये अली मेहंदी है, दिल्ली कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष थे, इस बार पार्षद भी बने हैं। पता नहीं कौन सी घंटी बजी कि अली मेहंदी अपने एक और पार्षद के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए। आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए ही थे कि हंगामा मच गया। अली मेहंदी को एहसास हुआ कि मामला बिगड़ रहा है तो तुरंत कुछ ही घंटे में वापस कांग्रेस की ओर आ गए। लेकिन सवाल हुआ कि आखिर गए ही क्यों थे, तो जवाब सुनिए। सिर्फ एक छोटी सी गलती ये रही कि, और उसमें भी गलती क्या, मेरा जो मैं इमोशनल हो गया अपनी जनता के लिए, क्योंकि जनता ने जो इतनी मोहब्बत दी हमें, वो इसलिए मोहब्बत दी थी कि हम वहां पे काम कराएं। जब इन लोगों ने मुझसे बात करी और इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे इलाके में अपार विकास कराएंगे, मैंने कहा वहां से तो विधायक आम आदमी पार्टी का है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे
को फंड देंगे, तुम्हारे निगम पार्षदों को डबल फंड देंगे। भावुक हो गए थे, वो भी जनता के लिए। ऐसे नेता तो विरले ही। बहरहाल अली मेहंदी बता रहे हैं कि वो किसी लालच में आम आदमी पार्टी की ओर नहीं गए थे। और मुझसे ये एक गलती हुई। मेरे जो निगम पार्षद मेरे साथ गए वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, उनसे मैंने बात करी। वो भी इसलिए वहां पर गए क्योंकि उनको जनता का विकास करना था और हमारी कोई लालच नहीं थी। मैं उस अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, मैंने भी 2 बार हज किया है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात बोलता हूं कि मेरी कोई लालच नहीं थी। मैं कांग्रेस पार्टी का, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता था, हूं और अपनी आखिरी सांस तक राहुल गांधी का कार्यकर्ता रहूंगा। जिस वक्त कांग्रेस के नेता ये बातें बता रहे थे, उसी वक्त कांग्रेस के नेता को आम आदमी पार्टी के विधायक के बेटे का फोन आ गया। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे ही आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझसे फोन पे वो भी समझते हैं कि वो क्या मुझसे बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रदीप सिंह जो सानी जी के बैठे हैं, चांदनी चौक के एमएलए, फिर आया दोबारा। आप देखिए, कांग्रेस का आरोप है कि आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश में है कि वो कांग्रेस के पार्षद को तोड़ ले। जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार का एक रोल दिखाया जा रहा है, काम के नाम पर, फंड के नाम पर, विकास के नाम पर, तो कहीं ना कहीं इस तरह के माहौल में कई बार साथी आ जाते हैं, यार चलो क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है। लेकिन हाँ, उन्होंने गलती स्वीकार कर ली है। मुझे लगता है जनता का फैसला जो अरविंद के खिलाफ आया है, उस फैसले के साथ मेरे साथी फिर से अपनी इस कांग्रेस का झंडा लेकर खड़े हुए और उनका मैं स्वागत करता हूं। बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के 2 पार्षदों के कल दोपहर आम आदमी पार्टी में जाने और कल रात वापस कांग्रेस में लौट जाने ने एक बात तो साबित कर दी कि आम आदमी पार्टी के नेता लोक प्रलोभन की राजनीति कर रहे हैं। साथ ही यह भी साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी का जो भी नेतृत्व है, जो नगर निगम के कामों को देख रहा है, वो बेहद बचपने से ग्रस्त है। कुल मिलाकर ये समझिए कि एमसीडी की चुनावी जंग तो खत्म हो गई है, मगर असली जंग अब शुरू हुई है। पंकज जैन के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। इधर आतंकी आहट से परेशान है पंजाब। इस बार पंजाब के तरनतारन में एक थाने को निशाना बनाया गया। थाने पर रॉकेट से हमला हुआ। वो तो शुक्र था कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, लेकिन 1 साल के भीतर दूसरे रॉकेट अटैक ने पंजाब सरकार को टेंशन में डाल दिया है। अब सीसीटीवी कैमरों की मदद से हमलावरों को पकड़ने की कवायद लगातार की जा रही है और ऐसा शक जताया जा रहा है कि इस बार यह हमला जो है, इसकी साजिश हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने रची है। पाकिस्तान पंजाब को अस्थिर करने की लगातार कोशिश कर रहा है। फिर से पंजाब में सुनाई दी है आतंक की आहट। फिर से बारूदों का खेल खेलने की कोशिश हुई है। फिर से पंजाब में रॉकेट से हमला किया गया है। पंजाब सन्न है। थाने पर रॉकेट हमले से हड़कंप है। पंजाब के तरनतारन में कल रात करीब 11:30 बजे रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। रॉकेट सरहाली पुलिस थाने पर गिरा। तस्वीरें देखिए, ये लोहे की सलाख मुड़ गई और यहाँ दीवार में छेद हो गया। खैरियत ये रही कि हमले में किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। इस वक्त हम लोग तरनतारन भटिंडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं और यही वो राजमार्ग है, यही वो सड़क है जहां से ठीक सामने जो पुलिस स्टेशन है सरहाली का, यहां पर शुक्रवार रात को 11:22 पर एक आरपीजी रॉकेट दागा जाता है। रॉकेट सबसे पहले पुलिस स्टेशन के इसी गेट पर टकराता है। देख सकते हैं जहां पर रॉकेट टकराया वहां पर जो इस गेट की एक छड़ है वो मुड़ गई है। आसपास अगर हम देखें तो उससे जो छर्रे निकले वो दीवारों पर लगे और वहीं से रॉकेट इस गेट से टकराकर सीधा जो सांझ के अंदर नजर आ रहा है उसकी दीवार पर जा लगा। दीवार पर देख सकते हैं काफी बड़ा छेद हो गया है और वहां पर कई जो निशान है छर्रों के वो हम देख सकते हैं और यहीं से फिसलकर जो रॉकेट था वो इसी सांझ केंद्र का जो गेट है उसका शीशा तोड़ते हुए अंदर आकर गिरा। गनीमत यह है कि उस वक्त सांझ केंद्र में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन यह आरपीजी अटैक फटा नहीं,
जो आरपीजी ग्रेनेड था वो फटा नहीं और वहीं पर हो गया। अब पुलिस ने उसको रिकवर कर लिया है। आधी रात को थाने पर हुए इस हमले ने पंजाब को हिला के रख दिया, क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि रॉकेट लॉन्चर आया कहां से और रॉकेट को दागा किसने। हमले के बाद पंजाब की भगवंत मान सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। पंजाब के डीजीपी को फौरन तरन के लिए रवाना किया गया। सीएम भगवंत मान ने एजेंडा आज तक में इस बात की जानकारी दी। अभी इस पे डीजीपी साहब से मेरी बात हुई थी, रात 1 बजे हुआ रात ये, तो वो डीजीपी साहब पहुंच गए वहां पे। अभी अर्ली इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही हमें कुछ पता चला तो हम आपको बता देंगे। अभी मैं कमेंट नहीं करूँगा। शुरुआती जांच में पता चला है कि तरन के सरहाली थाने पर कल रात 11:22 पर रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड दागा गया। ये रॉकेट थाने के सुविधा केंद्र से टकराया। पुलिस ने यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी गुट ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। ये आतंकी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते थे। आईएसआई थाने पर हमला करवाकर सुरक्षा एजेंसियों को संदेश देना चाहती थी। फोरेंसिक की टीम यहाँ पर थोड़ी देर पहले आई है और यहाँ से कई जो सबूत थे वो यहाँ से एकत्रित करके अभी ये टीम लौटी है। वहीं इस बीच पुलिस ने दावा किया है कि ये आरपीजी अटैक ही है। बता दें कि इसी साल मई के महीने में भी ऐसा ही आरपीजी रैकेट दागा गया था। इसी तरह का एक आरपीजी हमला इसी साल के मई महीने में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के मुख्यालय पर भी हुआ था और ऐसा समझा जाता है कि इस हमले में भी कुछ उसी तरह के जो असामाजिक तत्व हैं वो शामिल हो सकते हैं। जहां तक इस मामले की जांच का सवाल है, पुलिस ने अब तक दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। तरन हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ली है। पन्नू इस वक्त अमेरिका से आतंकी गुट चला रहा है। हमले का रिंदा कनेक्शन भी सामने आ रहा है। इंडिकेशन है कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਾਡੇ ਗਵੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਟੂ ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ 1000 ਕੱਟਸ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਬੀਐਸਐਫ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਲੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਡਿਟੇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम टू टाइम ब्रीफ कराएंगे। अब पुलिस जांच कर रही है कि हमले के पीछे किसकी साजिश है और कितनी बड़ी साजिश है, क्योंकि अगर इस तरह से रॉकेट से हमले हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर स्थिति नाजुक हो रही है। मनजीत सहगल, तरन आज तक। इधर आपको बता दें कि पाकिस्तान सरहद पार से अक्सर आतंकी साजिशों को अंजाम देता है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस बार भी पाकिस्तानी फौज और उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब को दहलाने का प्लान कर रही है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान पंजाब को लेकर माहौल बिगाड़ रहा है। पंजाब के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, मगर पंजाब के अधिकारी कह रहे हैं कि वो हर आतंकी साजिश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। थाने पर आरपीजी अटैक ने पंजाब के प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए जाएं कि ऐसे हमले रोके जा सकें। जिस तरह से अटैक हुआ है उससे यही लग रहा है कि इस अटैक के पीछे पाकिस्तानी साजिश है। इस अटैक के पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है। इस अटैक के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जो आरपीजी था वो आर्मी ग्रेड का एक हथियार है जिसको अमूमन सेना इस्तेमाल में लाती है। इसका मतलब ये कि ये हथियार, ये आरपीजी, रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट सभी पाकिस्तान से स्मगल करके यहां पर पहुंचे। आपको बता दें कि तरन के बिल्कुल नजदीक भारत पाक सरहद है, जहां पर अक्सर ड्रोन्स का आना जाना लगा रहता है। पिछले कई दिन पहले भी ड्रोन्स यहां से देखे गए थे। 1-2 ड्रोन्स को यहां पे गिराया भी गया। 200 के करीब जो ड्रोन्स की सॉर्टीज है 1 साल के भीतर देखी गई है और ये दूसरा बड़ा हमला है। पंजाब पुलिस के अधिकारी भी मानते हैं कि ये पाकिस्तान की साजिश हो सकती है, क्योंकि हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से पंजाब को अव्यवस्थित करने की कई कोशिशें हुई हैं। अंदर असि बहुत सारे ड्रोन फड़े हैं, हेरोइन फड़ी है, असला ते एक्सप्लोसिव्स फड़े हैं। सो इस करके सानू ये लगता है कि साडा दुश्मन देश रैटल्ड फील कर रहा है ते इसको डिस्ट्रैक्ट करने लई रात दे टाइम एक बुजदली दा अटैक किया गया है।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਪੈਟਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ, ਸਾਰੀ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਹੈਂਡਲਰਸ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਰਪ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਰਥ ਅमेरिका बैठे हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿੰक्स ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀगेट कर रहे हैं। पंजाब में सरकार बदली है और बीएसएफ के पूर्व अधिकारी की माने तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी चाहती है कि वो पंजाब की नई सरकार को डरा के रखे। वो पंजाब के सुरक्षा तंत्र में और आवाम के सीने में दहशत भरना चाहते हैं। सरकार अभी चेंज हुई है, बदली हुई है, तो वो ये सोचते हैं कि इस सरकार को शुरू में ही इस तरह की घटनाएं कर दें। 2-3 घटनाएं पहले भी हो रखी हैं इसी तरह की, तो जिससे कि सरकार घबरा जाए और तो ये मिलिटेंसी को रिवाइव करने का एक मुझे लगता है तरीका, पुलिस के दिल में डर बिठा दें, सिविलियंस के दिल में डर बिठा दें। हाल के दिनों में पंजाब में होने वाली आतंकी गतिविधियों की बात करें तो इसी साल 17 नवंबर को अमृतसर पुलिस ने 2 आतंकियों को धर दबोचा था। उनके पास से 3 हैंड ग्रेनेड और 1 लाख रुपए की करेंसी बरामद हुई थी। 23 सितंबर को तरन तारण में 5 आतंकियों को पकड़ा गया था। ये सभी I-20 कार से जा रहे थे। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक, हथियार और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए थे। वहीं जुलाई में 1 आतंकी को पकड़ा गया था। इसके पास से 2.5 किलो RDX और IED बरामद हुए थे। बता दें कि इस बार हमला खालिस्तानी आतंकी रिंदा के गांव में हुआ। कुछ समय पहले रिंदा के मरने की खबर आई थी। सूत्रों के मुताबिक रिंदा की मौत की खबर से बौखलाई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने हमला करवाकर रिंदा की दहशत को जिंदा रखना चाहती है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी एजेंडा आज तक में कहा कि पंजाब सरकार केंद्रीय एजेंसियों और BSF के साथ मिलकर काम कर रही है। वो डरते नहीं है। पंजाबीज ने आज़ादी में सबसे बड़ा रोल हमारा है और आज़ादी को कायम रखने के लिए भी आज बॉर्डर पे हमारे जवान जो हैं वो सीना तान के खड़े हैं। तो पंजाबियों को पता है कि ये शरारत हो रही है उधर से, दुश्मन मुल्क से, लेकिन मैं फिर कहता हूँ पंजाब बहुत बार गिरा है, लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है। पाकिस्तान की कोशिश यही रहती है कि वो हिंदुस्तान की फिजाओं में बारूद बोए, मगर पाकिस्तान हर बार मुंह की खाता है मगर बाज नहीं आता है। मंजीत सहगल, तरन तारण, आज तक। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नागपुर में समृद्धि महामार्ग का शुभारंभ करने वाले हैं। मेगा कार्यक्रम को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उद्घाटन से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हम आपको सुनवाते हैं मेरे सहयोगी साहिल जोशी से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बातचीत। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, समृद्धि हाईवे जिसे कहते हैं। मुंबई और नागपुर महाराष्ट्र के 2 बड़े शहर जोड़ने वाला यह प्रोजेक्ट होगा। 701 किलोमीटर की लंबाई वाला प्रोजेक्ट, देश का वन ऑफ द बिगेस्ट, जिसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसमें एक्सेस नहीं हो पाएगा कोई बाहर से अगर आने की कोशिश करेगा। 55,000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में होने जा रहा है। और महाराष्ट्र में नई सरकार आने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खास करके गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पब्लिक फंक्शन में हमें दिखाई देंगे और वो भी नागपुर पहुंचने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट किस तरीके से था और इसके पीछे की पूरी राजनीति और इससे एक डेवलपमेंट को किस तरीके से फायदा होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त मौजूद है। शिंदे जी, 701 किलोमीटर की लंबाई का प्रोजेक्ट, इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जिसे हम कह सकते हैं, और मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि 55,000 करोड़ की लागत से बनने वाला, और वो भी राज्य सरकार की एक कॉर्पोरेशन ने बनाया हुआ प्रोजेक्ट, सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है। किस तरीके से ये प्रोजेक्ट सामने आया, और जब ये प्रोजेक्ट हो रहा था तब फडणवीस मुख्यमंत्री थे और आप उस सरकार में मंत्री थे, अब आप मुख्यमंत्री और आपके सरकार के समय ये प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, फर्स्ट फेज उसका पूरा हो रहा है, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट की तरफ आप देख रहे हैं? हमें बहुत खुशी है कि राज्य सरकार के माध्यम से ये सिंगल लॉन्गेस्ट 701 किलोमीटर का हाईवे, एक्सेस कंट्रोल हाईवे, ये पूरा हो रहा है नागपुर से शिरडी तक। इसका
शुभारंभ लोकार्पण देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हस्ते हो रहा है, उनके हाथों से हो रहा है। हमारी सरकार, नई सरकार स्थापित होने के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आ रहे हैं और ऐसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है। और ये जो हाईवे की शुरुआत हुई तब पिछली सरकार में मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे और उन्होंने, उनकी संकल्पना थी कि इस नागपुर मुंबई जो डिस्टेंस है उसे हम कम करें, ट्रैवल टाइम कम करें और रिकॉर्ड टाइम में लोग पहुंच जाए, ऐसी उनकी संकल्पना थी। और मेरे MSRDC का मैं मंत्री था, उस वक्त 6,500 करोड़ डेफिसिट था और ऐसी परिस्थिति में ये हाईवे का काम शुरू हुआ। और मुझे खुशी है कि मैं आज मुख्यमंत्री हूँ और मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल में इसका लोकार्पण हो रहा है। ये सब योगायोग है, ये सब समय की बात है, समय की बात है। समय की बात है। नहीं, लेकिन इसमें खास बात यह है कि जब ये प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी कि ये प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, तब इसका सबसे पहला विरोध अगर किसी ने किया था तो वो शिवसेना ने किया था। जब मतलब एक साथ मिलकर जो शिवसेना थी उसने किया था। उद्धव ठाकरे खुद इसके विरोधक रहे हैं। आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा कि इस प्रोजेक्ट को मनवाना, ये करवाना। चैलेंजेस तो बहुत थी। कई जगह किसान फार्मर जो है वो विरोध कर रहे थे, कई जगह पे विरोध करवाने की भी कोशिश हो रही थी। ये उसमें मैं नहीं जाऊंगा अभी, उनको मालूम है सबको और महाराष्ट्र की जनता भी जानती है। तो मेरा एक ही लक्ष्य था, जो जिम्मेदारी है, जो राज्य के हित का प्रोजेक्ट है उसे पूरा करना। और उस समय पूरी तरह डेडिकेशन से लगा हुआ था और जाके जहाँ जहाँ विरोध था वहाँ मैं खुद गया, उनको मैं समझाया, कन्विंस किया कि भाई इसमें फायदा कितना है, आपका भी फायदा है, राज्य का भी फायदा है, देश का भी फायदा है। आपने देखा होगा कि गुजरात में मोदी जी ने इंफ्रा पुश के नाम पर गुजरात में बहुत सारी सड़कें बनाई है। उस नाम पर कई बार वोट मांगे। उनका ये कहना था कि हमारी डिलीवरी करने वाली सरकार है। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से उन्होंने, क्या आपका भी वही मॉडल होगा महाराष्ट्र के लिए? जैसे समृद्धि एक्सप्रेसवे आप बना रहे हैं, क्या इंफ्रा पुश यही आपकी एक तरीके से कोशिश होगी? इंफ्रा प्रोजेक्ट हमारे राज्य में देश भर में सबसे ज्यादा शुरू है। समृद्धि एक बहुत बड़ा मिसाल है। यहाँ पर MTHL जो है, शिवड़ी नावा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक है। हम लोग यहाँ पर मुंबई पुणे का मिसिंग लिंक कर रहे हैं, जो बाईपास कर रहे हैं। वहाँ पर मेट्रो का काम शुरू है, कई काम शुरू है यहाँ पर और हम लोग समय में ये काम पूरा करना चाहते हैं। आगे भी हम लोग पुणे रिंग रोड हो, मुंबई सिंधुदुर्ग एक्सेस कंट्रोल रोड हो, वसई विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर हो, ये सब लोग, ये जो विरार से मतलब वर्सोवा से विरार तक जो सी लिंक है 40 किलोमीटर का, उसका DPR बनाने का काम शुरू हो चुका है। ये इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है ये समय की बचत करने वाले प्रोजेक्ट है। ट्रैवल टाइम कम होता है, लोगों को तकलीफ कम होती है, कनेक्टिविटी फास्ट हो जाती है। तो ये जब कनेक्टिविटी फास्ट होती है तो जिसके रोड ट्रांसपोर्टेशन अच्छे होते हैं उसकी प्रोग्रेस बहुत तेजी से होती है। ये हमारा मानना है और इसी पे हम लोग फोकस करके बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिंदे जी, आपने हमसे बात की। अगले चुनाव के पहले आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का आपका जो एक CV जो है, रेज्यूमे जिसे कहते हैं, वो लेकर अगर आप लोगों के सामने जाएंगे तो पता नहीं लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। बहुत सारे चुनौतियों का आपको आगे भी सामना करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में होंगे पहली बार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में बनने के बाद में, और इंफ्रा पुश एक तरीके से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उनकी प्रायोरिटी होगी, प्राथमिकता होगी। यही बात एकनाथ शिंदे आज हमें कह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शिंदे जी हमसे बात करने के लिए। आप देखते रहिए आज तक।